आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं उनके पास है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। तो मीनिंग पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर जाएंगे, बट फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर जो है बाइंड अप रहते हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। तो वो एनर्जी, द एनर्जी विच विद विच न्यूक्लियंस आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। मीनिंग वो एनर्जी जो न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखती है, बांध करके रखती है उनको, ठीक है। ऐसी एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखेगी, ऐसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मास डिफेक्ट की बात करेंगे। व्हाट इज़ मास डिफेक्ट? तो मास डिफेक्ट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फॉर्मिंग ए न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मीनिंग क्या है? अगर हम मान लो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं। अगर हम उनका अलग अलग से मास निकालें, किसका? न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन्स का, जब तक वो क्या नहीं है, बाइंड नहीं है, वो बाउंड नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, उस टाइम हम कंसीडर करते हैं, अलग अलग कंसीडर करते हैं इनको, और उनका टोटल मास निकाल लेते हैं। और उस टोटल मास में से जब वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड हो गया, यानी कि न्यूक्लियस का टोटल मास निकालते हैं, और दोनों का अगर हम डिफरेंस कर ले, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन निकाल करके उसमें से किसका मास माइनस कर दे, न्यूक्लियस का जो मास है उसको माइनस करें, तो हमारे पास जो टर्म आती है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो कोई भी जो मास डिफेक्ट के लिए हम यहाँ पर पहले एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। मान लिया हमने कोई भी हम न्यूक्लियस लेते हैं, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए उसका मास नंबर, जेड जो है एटॉमिक नंबर है, और जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल आएगा। तो ए माइनस जेड आएगा, वो क्या आएगा? हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ से। मास ऑफ प्रोटॉन हमने एम पी कंसीडर कर लिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमने एम एन, स्मॉल एन राइट किया यहाँ पर न्यूट्रॉन के लिए, और कैपिटल एन यहाँ पर हमने एम इंटू कैपिटल एन जो है ये हमने राइट किया किसके लिए? मास ऑफ न्यूक्लियस के लिए। तो मास डिफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एम से। तो ये डेल्टा एम क्या आएगा अब यहाँ पर? दिस इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ, मैंने जैसे कि डेफिनेशन में लिखा, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। पहले मैंने प्रोटॉन का मास ले लिया है, देखो ये क्या आएगा? एक प्रोटॉन का मास, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो जेड इंटू एम पी टोटल प्रोटॉन्स का मास आ जाएगा, और ए माइनस जेड हमारे पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन के मास को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मास न्यूट्रॉन्स का आ जाएगा। तो ये प्रोटॉन्स का मास, ये न्यूट्रॉन्स का मास, दोनों का सम कर दिया, और इसमें से हमने माइनस कर दिया किसको? ये देखो किसको माइनस कर दिया? ऊपर वाली इक्वेशन देख लेते हैं मास डिफेक्ट के लिए। तो यहाँ पे माइनस कर दिया मास ऑफ न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस का मास इसमें से हमने माइनस कर दिया। तो ये जो टर्म आई है, इस टर्म को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस अगर हम यूज़ करें, तो बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो मीनिंग क्या है यहाँ पे? ये जो मास का जो डिफेक्ट आया है, जो न्यूक्लियंस का जो टोटल मास है और जो टोटल मास न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियंस वर्ड यूज किया मैंने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका जो सेपरेटली टोटल मास जो है, उसमें से अगर हम न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दें, हमारे पास मास डिफरेंस आता है, और ये मास डिफरेंस अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो एनर्जी न्यूक्लियंस को क्या करके रखती है? बाइंड अप करके रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो ये आ जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर जो है स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बाइंडिंग एनर्जी जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये बाइंडिंग एनर्जी का है, इसके ऊपर जो है हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। अब ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से पहले हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं न्यूक्लियंस की। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? हमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी पता है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी को अगर मास नंबर से डिवाइड कर दे, क्योंकि मास नंबर किसके इक्वल आता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के इक्वल आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी किसकी? न्यूक्लियन की,
जो है क्या निकल जाएगी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो इट इज़ द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से रिमूव करने के लिए या उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेकर जाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस की डिवाइड बाई मास नंबर। तो एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, यानी कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे पास। तो इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व को देखते हैं। सबसे पहले इधर वाले साइड जो है नीचे एक्स एक्सिस मान लो, इसको एक्स एक्सिस के लोग हमने लिया हुआ मास नंबर 50, 100, 150, 200, 250, और इधर जो है हमने ये जो लाइन इधर कंसीडर की है वर्टिकल डायरेक्शन में, या हम कह सकते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, इधर हमने लिया है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इस तरफ है और इस तरफ हमारा है मास नंबर। तो जब इसको एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ जब ड्रॉ किया गया तो ग्राफ में हमें क्या मिला, देखो कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये पेपर में लिखने आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या था, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन 1, 2, 3 तीनों आइसोटोप कंसीडर कर लिया। इनके लिए क्या थी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज स्मॉल, यानी कि जो हमारे पास ये लाइट न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर बिल्कुल कम है, जैसे हाइड्रोजन 1 आ गया हमारा, हाइड्रोजन 2 आ गया या हाइड्रोजन 3 आ गया, इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है वो काफ़ी स्मॉल है। देखो हाइड्रोजन इसके लिए 2 के लिए दिखाई हुई है, ये यहाँ पर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ये जो एनर्जी है ये इधर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किस में है ये एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी हमने शो की है हाइड्रोजन के लिए, वो बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट आता है फॉर मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20, यानी कि 2 से लेके 20 तक का जो मास नंबर हमारा है, देयर आर शार्पली डिफाइंड पीक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब देखो ग्राफ में यहाँ पर कुछ पीक्स दिखाई है हीलियम 4 के लिए, यहाँ पे एकदम से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, और ऐसे ही कार्बन 12 के लिए, और एक जो हमारी पीक आती है वो ऑक्सीजन 16 के लिए यहाँ पर आती है। यानी कि 3 शार्प पीक जो है यहाँ पर हमने शो की है मास नंबर किससे कम पर, 20 से कम के लिए। अब ये पीक जो है इसके जो नेबर में जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, जबकि हीलियम इसके लिए ज़्यादा है। ऐसे ही कार्बन, जिस कार्बन से बाद में जो एलिमेंट आता है वो क्या है हमारा नाइट्रोजन, कार्बन के लिए बाइंडिंग एनर्जी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, और ऑक्सीजन 16 के लिए जो ये बाइंडिंग एनर्जी है ये ऑक्सीजन 18 से ज़्यादा है। ये 18 है यहाँ पर, ऑक्सीजन 18 से ज़्यादा है। तो सेकंड पॉइंट हमारा इसका हो गया ये। तो ये जो पीक है ये क्या इंडिकेट करती है, दीज न्यूक्लियाई आर रिलेटिवली मोर स्टेबल दैन द अदर न्यूक्लियाई इन नेबरहुड। मीनिंग जो ये पीक्स है इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पीक्स के लिए ज़्यादा है, किससे, इनके नेबरिंग एलिमेंट से। नेबरिंग जो एलिमेंट है उनसे बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा है, जैसे हीलियम की लिथियम से ज़्यादा है, कार्बन की नाइट्रोजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीजन 18 से ज़्यादा है, 16 वाले आइसोटोप की जो 18 वाले आइसोटोप से क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मीनिंग ये जो हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन है, हीलियम लिथियम से ज़्यादा स्टेबल है, कार्बन नाइट्रोजन से ज़्यादा स्टेबल है, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन 16 जो है वो ऑक्सीजन 18 से ज़्यादा स्टेबल है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी को शो करती है। और थर्ड जो पॉइंट है इसका मेन पॉइंट जो है, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज़ ए ब्रॉड मैक्सिमम इन रेंज ए मास नंबर 30 से लेके 120 तक जो है हमारा एक, ये जो है एक ब्रॉड रेंज मिलती है हमें मास नंबर कितने तक, 120 तक जो है, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 30 से लेके 120 तक, मास नंबर कितने तक, 120 तक, जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू आती है वो हमारी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, और जबकि द पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर Fe। आयरन के लिए देखो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी हमारी किसके लिए आ जाएगी, आयरन के लिए आ जाएगी, और आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बहुत बार पेपर में पूछा जाता है किसका कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, या आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, या 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो किस एलिमेंट के लिए है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा इसका कर्व का था, एज द मास नंबर इंक्रीज, यानी कि यहाँ पर जो 120 के बाद जब मास नंबर इंक्रीज करेगा, और मास नंबर इंक्रीज करेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो डिक्रीज करेगी, और ये वैल्यू डिक्रीज होकर यूरेनियम के लिए, यूरेनियम 238 के लिए जो है कितनी रह जाएगी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है रह जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है, हैवी न्यूक्लियस आर लेस स्टेबल, रिलेटिवली लेस स्टेबल। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो हैवी न्यूक्लियस है, ये जो है यूरेनियम जो है वो लेस स्टेबल है जो इससे पहले जो एलिमेंट्स आते हैं उनसे। तो ये इस चीज़ को भी शो करता है। तो ये थी हमारी बाइंडिंग एनर्जी कर्व का एक्सप्लेनेशन था, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसके अंदर क्या क्या थे ये आप लर्न कर सकते हो इससे, और ये कर्व जो है आपको ड्रॉ करनी है ऐसे ही। अब अगर मान लो इस कर्व की हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन जो लाइट न्यूक्लियाई है उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा, इसका मीनिंग ये एटम जो है ये स्टेबल नहीं होंगे, ये कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो जब ये अनस्टेबल है तो ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस यानी कि हीलियम बनाएंगे। तो इसका मीनिंग जो हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन मीनिंग दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो मीनिंग क्या है, फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो यही हो गया, अभी लाइट न्यूक्लियाई कम स्टेबल है और हैवी न्यूक्लियाई जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। हैवी कौन सा, 20 से कम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो मास नंबर 20 से कम की। तो इसका मीनिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, हीलियम बनाएंगे, और जो कि एक तरह की न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। उसके बाद देखें हम अगर सेकंड पॉइंट देखें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए है, आयरन के लिए है। इसका मीनिंग मोस्ट स्टेबल जो एलिमेंट जो है वो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कौन सा है, आयरन है। उसके बाद हम बात करें हैवी न्यूक्लियस की, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कम है लाइट न्यूक्लियाई से। तो इसका मीनिंग हैवी न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइट न्यूक्लियाई में, यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाता है दो लाइट न्यूक्लियाई में। तो जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो मीनिंग अगर ओवरऑल हम इसका जो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये हमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर जो यहाँ पर फ्यूजन हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है क्यों होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये कर्व हमें देती है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। तो इस चैप्टर से एक दो पॉइंट और हमारा रह गया है, न्यूक्लियर फोर्स और नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम इसको बाइंड अप करेंगे यूनिट को। तो आज के लिए इतना ही वर्क है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लर्न करोगे। थैंक यू वेरी मच।